हेलो एंड वेलकम टू हिमवेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं पोस्चरल बैक पेन या पोस्चर जिसके कारण से आपकी बैक पेन हो रही है या बैक पेन। उसका मेन कॉज होता है पोस्चर, कि आपकी पोस्चर ठीक नहीं है, आपके स्पाइन में डिफॉर्मिटी है, आपकी एक काम करने के तरीके में डिफॉर्मिटी है। आप बहुत अच्छे से प्रॉपर पोस्चर में, जो एक ह्यूमन बॉडी का पोस्चरल डिफाइन किया गया है, पोस्चरल स्टेज, आप उसमें अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते, या किसी कारण से आपको ये पता नहीं चला कि मेरी पोस्चर डिफ़ॉल्टेड है और आप उसी पोस्चर में लंबे समय तक काम कर रहे हैं। आपको आफ्टर फ्यू आवर, आफ्टर 6 आवर, 10 आवर आपको काफ़ी तेज़ स्पाइन में पेन होती है, लोअर बैक में पेन होती है, सर्वाइकल में पेन होती है, डोर्सल एरिया में पेन होती है। आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये प्रॉब्लम, क्योंकि कॉमनली इस तरह की जो पोस्चरल डिफेक्ट होती है उन खास कैटेगरी के पेशेंट होते हैं जिनमें होती है। लाइक कि कोई प्रोफेशनल है, आईटी प्रोफेशनल है, जिनका काम है बहुत लंबे समय तक काम करना। कोई टीचर है जिनका काम है उस तरह के पोस्चर में लंबे समय तक काम करना। कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं जिसके ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होते हैं, मतलब उसके कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो इसमें भी पोस्चर आपकी ख़राब हो जाती है। कोई टेलर है तो जो टेलर टेलरिंग का काम करते हैं, कोई धागे सुई धागे का काम करता है, उसकी एक अलग पोस्चर होती है। कोई बहुत ही छोटे बारीक काम करता है जिसको उसको बड़े ध्यान से देखना होता है, तो उसकी भी स्पाइन अपने एक खास पोजीशन में चला जाता है वो काम करते हुए, जो एक लंबे समय के बाद डिफॉर्मिटी के रूप में आ जाता है। इसको कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहले तो डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। ऐसे केस को डायग्नोज कैसे करेंगे? सिंपल सा एक्सरे होता है। एक्सरे में आपकी स्पाइन की एंटेरो पोस्टीरियर जो व्यू है या साइड व्यू है, लेटरल व्यू है, इसमें पता चल जाता है कि आपकी कर्व कैसी है, आपके स्पाइन का स्ट्रक्चर कैसा है, कि आपके कर्व स्पाइन में प्रॉपर कर्व हैं। जो सर्वाइकल का कर्व एक अलग है, डोर्सल अलग है, लंबर अलग है, सैक्रल का कर्व अलग है। इसके साथ में फिजियोथेरेपिस्ट ऑन मोमेंट भी आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता है, जिसमें पता लगा लेते हैं कि आपकी पोस्चर किस तरह से है। आप बताते भी हैं, आपके बैठने के तरीके से पता चल जाता है हमें कि आपकी पोस्चर फॉल्टी पोस्चर है, आप बहुत अच्छे से नहीं बैठ पा रहे, प्रॉपर बैक सपोर्ट आपका नहीं है, आप सपोर्ट लेकर नहीं बैठते, आपके पैरों में, लेग्स में कोई साइज़ प्लस माइनस है, आप किसी मेजर ऑपरेशन से गो थ्रू गए हैं आप, तो इन सारी चीज़ों के बाद आपकी एक हिस्ट्री होती है कि उसके बाद हमारी तकलीफ स्पाइन में बढ़ गई है। और बेसिकली ये मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, लेकिन पोस्चर डिफ़ॉल्टेड हो जाने के कारण से, पोस्चर लंबे समय तक खराब हो जाने के कारण से, एक समय के बाद वो हार्ट टिश्यू यानी स्पाइन बोन की प्रॉब्लम बन जाती है, और इसे फिर बाद में करेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी पेनफुल भी होता है उनके लिए। बाद में यही सारी प्रॉब्लम आपको बोन्स की प्रॉब्लम बन जाती है, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बन जाता है, आपकी डिस्क बल्ज का कारण बन जाता है, या फिर आपकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, स्टेज बाय स्टेज जो डेवलपमेंट होती है बॉडी में, आप उम्र के साथ में जिस तरह से आपकी बॉडी एडजस्ट होती है, उसमें वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, तो आप एक लेवल के बाद काफ़ी तेज और अक्यूट पेन फील करते हैं, आप अच्छे से काम नहीं कर पाते। सो एक्सरे करने के बाद और फिजिकल डायग्नोसिस करने के बाद ये पता चल जाता है कि आपकी पोस्चर फॉल्टी है और आपके कौन कौन से मसल्स जो हैं वो टाइट हो चुके हैं। बेसिकली स्पाइन के जो मसल्स होते हैं, इसमें स्मॉल मसल्स जो होते हैं वो टाइट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो आपके स्पाइन के कर्व को फ्लेक्सिबल होने नहीं देता, उसे अपने काम करने के साथ में जो एडजस्टमेंट होती है, उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो प्रॉपर नहीं होता। तो उस अगर सपोज़ कि लोअर बैक में आपकी तकलीफ़ है और लोअर बैक का जो कर्व है आपको सपोर्ट नहीं करता बेंड करने में, तो कहीं न कहीं आप बेंड जब करते हैं तो दूसरे जो कर्व होते हैं, जो स्पाइन के दूसरे जो पार्ट होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाता है। वहाँ पर वेयर एंड टियर होती है, वहाँ पर तकलीफ़ ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। पहले से तकलीफ़ थी आपकी लोअर बैक में, अब आप दूसरे एरिया में भी वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से एक छोटी सी पेन जो पोस्चर के कारण से स्टार्ट हुई थी,
फॉल्टी पोस्चर के कारण से स्टार्ट हुई थी, अब एक स्पाइन की नई प्रॉब्लम और बड़ी प्रॉब्लम लेकर के आ जाती है। तो इसको हम कैसे रोकें? एक बार डायग्नोसिस हो गई, डायग्नोसिस के बाद हम थेरेपिस्ट, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम बता देते हैं पेशेंट को कि आपके ये सारे मसल्स की पावर कम है, ये सारे मसल्स की आपकी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, इसे मोबिलाइज करने का, इसको स्ट्रेंथ को वापस लाने का, स्पाइन को मोबिलाइज करने का क्या तरीका है, आपकी अगर इस समय में वजन बहुत ज़्यादा है तो इसको कैसे कम कर सकते हैं, सजेस्ट कर देते हैं। वजन बहुत कम है, उसको बढ़ाना कैसे है, ये भी सजेस्ट कर देते हैं। लीन एंड थीन जो पर्सन होते हैं उनमें इस तरह की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है और वो काफ़ी ज़्यादा पेन कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि उनमें एक तो फैट बहुत कम हो जाता है, तो उनके सारे स्पाइन का जो बोनी एरिया है, प्रोमिनेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा सुपरफिशियल होता है, काफ़ी बाहर से दिखता है। वो फिर किसी को कॉस्मेटिकली दिखा नहीं पाते, क्योंकि वो फिर शर्माते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये मैं अपनी बॉडी किसी को दिखाऊंगा तो ये बोलेगा कि यार ये तो बहुत ही ख़राब बॉडी है, आप इसको अपने इतने क्यों ख़राब रखा हुआ है। तो इस तरह से वो काफ़ी समय निकाल देते हैं इन चीज़ों में। तो बिल्कुल ना डरें, आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, आपकी सारी चीज़ें वहाँ पर, आपकी बातें सेफ़ होती है, उन्हीं तक में होती है, आगे बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। और ये एक तरह से एथिक्स है ये किसी भी डॉक्टर का, फिजियोथेरेपिस्ट का, कि वो अपने पेशेंट की बातें आगे किसी को नहीं बताते, बताना भी नहीं चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे आप बहुत अच्छे से ठीक हो रहे हैं, आप ठीक होकर चले गए, तो ऑब्वियसली आपके बारे में बताया जाता है कि आप देखो ये पेशेंट था, इसने इतना मेहनत की और इस तरह से ठीक हो गया है। सो इसमें फिर आते हैं ट्रीटमेंट पर। मेडिकल ट्रीटमेंट इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी डिफॉर्मिटी ज़रूरत से ज़्यादा हो चुकी है और इसमें ज़रूरत है आपको मेडिकल इंटरवेंशन की, तो आप ऑर्थोपेडिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन से मिल सकते हैं रिलेटेड हेल्थ इशू, कि कोई ऐसा इशू तो नहीं है जो आपके ओवरऑल हेल्थ को ही ख़राब कर रहा है, जिसके कारण से आपका या तो वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर वजन बहुत कम हो गया। इसके कारण से भी आपकी पोस्चर फॉल्टी हो जाती है, आप सीधे नहीं बैठ पाते, आपकी वजन बहुत ज़्यादा होती है तो अपने आप को आप कैरी नहीं कर पाते। सेकंड होता है कि आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास में गए और साथ साथ में आपने सारी कंप्लेंट बताई और आपकी कोई पहले से डायग्नोसिस नहीं थी, कोई एक्सरे नहीं था। आपने ये बताना शुरू किया कि अभी मैं 25-30 का हूँ और 25-30 में ही मेरी बैक एक स्टार्ट हो गई है और मेरी इस तरह की तकलीफ होती है, मैं इतने घंटे काम नहीं कर सकता। तो इसमें असेसमेंट कर लिया जाता है। असेसमेंट के बाद जो मैंने बताया कि उसमें मसल पावर, आपकी मूवमेंट, स्पाइन का स्ट्रक्चर, आपकी लिगामेंट, टेंडन, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, आप किस किस काम को बड़ी इजीली कर सकते हैं, जिसको ऑक्यूपेशनल जॉब बोलते हैं, उसमें आपकी कितनी तकलीफ होती है, क्या हम आपके इस ऑक्यूपेशन के हिसाब से आप में क्या क्या मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। ये भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट है जो अभी आगे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आती है ट्रीटमेंट की। अक्यूट पेन है तो अक्यूट पेन में फिजियोथेरेपिस्ट के पास में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है इसका, क्योंकि इसमें हमारे पास में कुछ ऐसी मशीनें होती हैं, कुछ ऐसे गैजेट्स होते हैं जिसके हेल्प से बहुत तेज़ी से मसल्स में रिलैक्सेशन आती है, आपकी नरिशमेंट बढ़ जाती है, आप में फ्लेक्सिबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाती है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है टेंस, IFT, अल्ट्रासोनिक थेरेपी। साथ साथ में आप इसमें कुछ असिस्टेड ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, लाइक कपिंग दे सकते हैं, MFR दे सकते हैं। मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हम करवाते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन, कितने समय तक करेंगे, कितने बार करेंगे, बहुत ज़रूरी है। मसल को टोन अप किया जाता है। मसल्स स्पाइन में स्मॉल मसल्स भी होते हैं, लॉन्ग मसल्स भी होते हैं। जो स्मॉल मसल्स होते हैं उनका बेसिक पर्पस होता है फिक्सेशन, वो जॉइंट्स को, बोन्स को अपनी जगह पर फिक्स करते हैं। जो लॉन्ग मसल्स होते हैं उनका काम होता है मूवमेंट करना। एक फिक्सेटर होता है, सेकंड मूवर होता है। जो मूवर होता है उस ज़्यादा तकलीफ में नहीं आता, क्योंकि उसमें मूवमेंट होती रहती है। सबसे ज़्यादा तकलीफ उस मसल्स में आती है जो फिक्स हो गया और जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो आपका स्पाइन का स्ट्रक्चर उस तरह से चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम दोनों मसल्स पर काम करते हैं और हमें पता होता है कि हम किस तरह से काम करें। वो ग्रेडेड होता है, 1 बाय 1, डे बाय डे इसमें इम्प्रूवमेंट आती है। इसमें मॉइस्ट हीट थेरेपी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है इसका। और जब भी इस तरह के पोस्चरल पेन किसी को हो और उसकी उम्र 25, 30, 35 साल की है, अगर एक्यूट पेन है और कोई ट्रॉमेटिक इंजरी नहीं है, किसी चोट के कारण से नहीं हुई है, तो आप मॉइस्ट हीट थेरेपी, पानी में किसी बड़े कपड़े को, तौलियों को डाल करके आप उसका फिर मॉइस्चर वाली हीट लें और उसके बाद ऑइंटमेंट लगाएं, काफ़ी रिलीफ मिलता है इसमें।
आप पिलो का यूज करना स्टार्ट कर दें। अपने जो बेड है उसको देखें कि किस तरह का बेड है, क्या आपको सोते समय आपके पूरा स्पाइन उस पर टिक पाता है, नहीं पाता। ऑर्थो टाइप की मैट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। पिलो जरूर लें। सोते समय आप एक बात का ध्यान रखें कि आप सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में जाकर सोएं और उस पोजीशन को चूज करें ताकि आपकी नींद अच्छी आए, क्योंकि नींद आने से भी आपकी बॉडी की रिलैक्सेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है। क्योंकि नींद नहीं आना भी एक तरह से आपको एंजाइटी बढ़ाता है, फिर उसके साथ में आपकी बाकी प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। तो इसका ख्याल रखें। डीप स्लीप होना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर एक ड्यूरेशन है 4-6 घंटे 7 घंटे का। 6-7 घंटे का तो नॉर्मल स्लीप है, इतनी लेनी ही चाहिए। अब आती है इसमें कि इसके साथ में हम पेशेंट को एडवाइस क्या करते हैं घर के लिए। तो जो होम रिजीम है वो सबसे इम्पोर्टेंट इस मामले में होता है कि आप घर में जाकर के अपने आप को किस तरह से हैंडल करते हैं। सपोज कि आप घर में गए, आपको बहुत तेज पेन हो रही है, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप अपने उस पोजीशन पर चले जाएं जिसमें सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन होती है। इसके बावजूद भी अगर आपको पेन है तो आप आइस थेरेपी ले सकते हैं 5 मिनट के लिए। उसके बाद आप थोड़ा सा ऑइंटमेंट मलहम लगा लें, इससे रिलैक्सेशन आ जाती है। इसके बाद आप हीट थेरेपी ले सकते हैं, कोई भी मनाही नहीं है। आइस लेने के बाद आधे से 1 घंटे बाद आप आइस के बाद हीट ले सकते हैं। हीट जब भी लें तो पूरा 1 घंटे के लिए लें, उससे कम का ना लें। 45 मिनट्स का जो हीट होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है, क्योंकि जब हम हीट लेना स्टार्ट करते हैं तो हमारे स्किन का जो सबसे ऊपर का लेयर है एपिडर्मिस, उसके बाद जो फैट लेयर है उसे पेनिट्रेट करना होता है हीट को, और आपके मसल्स तक जाना होता है ताकि आपकी फेसिया मसल्स तक हीट को ले जाए। तो उस थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 5-10 मिनट की हीट का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता हमारी बॉडी में। तो जब भी आप हीट लें तो मॉइस्चर वाली हीट लें। मॉइस्चर की जो हीट होती है उसमें एक लेटेंट हीट होती है जिसके कारण से उसकी पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाती है, और उस हीट का बेनिफिट है। हमारे पास में जो हीट होता है उसे हम डायथर्मी हीट बोलते हैं। बेसिकली डायथर्मी हीट का बेनिफिट क्या है कि ये पेनिट्रेट नहीं करता, ये प्रोटीन जो हमारे बॉडी का प्रोटीन कंटेंट है ना, जो फैट कंटेंट है, इसे अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है इस कारण से। सो आपको घर में इसकी आदत हो जाएगी हीट लेने की, और वो आदत अच्छी है। इसको लेते रहें और आप डे बाय डे इम्प्रूव होते रहें। साथ साथ में आप थेरेपिस्ट के साथ में भी जाते रहते हैं, वहाँ पर आपकी वो इम्प्रूवमेंट मसल्स पावर में करेंगे, आपके मूवमेंट में करेंगे, आपके काम करने के तरीके को रीड किया जाएगा, असेस किया जाएगा कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट आ रही है और क्या इंप्रूवमेंट ले सकते हैं। जैसे ऑक्यूपेशनल बेस्ड जो पोस्चरल बैकएक होती है उसमें देखा जाता है कि आप ज़्यादा झुककर तो काम नहीं करते, तो आप अपने डेस्क को ऊपर कर लें या फिर अपने चेयर को थोड़ा सा डाउन कर लें। चेयर को इतना भी डाउन ना करें कि वो आपके नी के लेवल से बहुत नीचे चला जाए, फिर आपको बैठना अच्छा नहीं लगता। तो आप अपने डेस्क के लेवल को ऊपर करें ताकि वो नियर अबाउट आई टू आई स्क्रीन पर आए। आपका जो आई का लेवल है वो आपके स्क्रीन के लेवल के बिल्कुल आसपास में होना चाहिए, और थोड़ा सा ब्रॉड स्क्रीन का यूज करें, क्योंकि जब स्क्रीन छोटा होता है तो आपकी नेक मूवमेंट बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि स्क्रीन ही छोटा है तो आप मूव नहीं करते। जब स्क्रीन बड़ी होती है तो आप राइट लेफ्ट मूव करते हुए भी स्क्रीन को देखते हैं, मॉनिटर को देखते हैं जो कंप्यूटर का है जिस पर आप काम कर रहे हैं। तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वो व्यू पॉइंट कितना अच्छा है। अगर बहुत अच्छा नहीं है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो अपनी दूरी को थोड़ा सा बढ़ा लें, क्योंकि बिल्कुल पास में होंगे तो आप कम मूव करेंगे, दूर होंगे तो थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। तो उसमें भी आपके स्पाइन की मूवमेंट राइट लेफ्ट स्टार्ट हो जाती है और थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है एडजस्ट करने में। पोस्चरल पेन फीमेल्स में जो होती है वो कॉमनली उनके काम करने के तरीके से होता है। अब किसी का पोस्चरल पेन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो ज़्यादा झुक कर काम करते हैं या बेंड होकर काम करते हैं। तो उसका जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस समय में कुछ ऑइंटमेंट ऐसे लगाएं जो आपके मसल्स को रिलीज कर दे। कुछ एक्सरसाइजेज करें लाइक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, लोअर बैक। अब जैसे मैं लोअर बैक की बात कर रहा हूँ तो हम आइसोमेट्रिक नेक की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी जो स्पाइन है ना, बिहेव लाइक ए सिंगल स्ट्रक्चर। क्योंकि नीचे में जब तकलीफ होती है तो उसका कुछ पार्ट इम्पैक्ट सर्वाइकल में भी जाती है, ऊपर वाले एरिया में भी जाती है। इसलिए स्पाइन को एज ए होल ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। जब भी आपको लोअर बैक में तकलीफ हो तो सर्वाइकल के लिए, शोल्डर के लिए भी एक्सरसाइजेस करें, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। अब इसके बाद आती है कि किसी को कोई तकलीफ इतना ज़्यादा हो चुका है, स्पाइन इतनी ज़्यादा उसकी
कॉन्ट्रैक्चर में आ चुकी है उसके मसल्स, स्पाइन के मसल्स, उसको रिलीज करना उस पेशेंट के लिए पर्सनल लेवल पर मुश्किल है। तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास में इसके बहुत अच्छे तरीके होते हैं, कॉन्ट्रैक्चर को रिलीज किया जा सकता है एक लेवल तक, अगर स्ट्रेचेबल है तो। उसमें एमएफआर करते हैं, अल्ट्रासोनिक करते हैं, कुछ इस तरह की ट्रीटमेंट होती है जैसे मॉइस्चर हीट देना, डीप हीट देना, इससे वो रिलीज हो जाता है। साथ साथ में आप इस समय प्रोटीन इंटेक अपना अच्छा रखें, कोलेजन फाइबर लें, और आप गुड फाइबर का सोर्स ढूंढें जो आपके डाइट में है, और आपका उस समय जो डाइट है वो इंडिकेट करता है। साथ साथ में आपका विटामिन D3, B12, मल्टीविटामिन का लेवल बॉडी में अच्छा हो जो आपको बैकअप दे। इस समय मार्केट में आपके कुछ ऐसे एनर्जी ड्रिंक भी हैं जो आपको उस समय स्टेमिना को बढ़ा देते हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें लोग एडिक्शन ढूंढते हैं कि ये पीने से कहीं एडिक्शन तो ना हो जाए, लेकिन आप थोड़े समय के लिए तो ले ही सकते हैं एनर्जी ड्रिंक को, जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा होता है और वो फिनिश ना हो जाए, आप एक नए लेवल पर नहीं चले जाएं, तो आप एनर्जी ड्रिंक का सहारा ले सकते हैं जिसमें आपकी थोड़ी सी बॉडी का जो स्टेमिना है वो बढ़ा हुआ होता है। मार्केट में बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक हैं जो बहुत सेफ़ भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं। यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा कि वो कौन कौन से हैं, क्योंकि हर किसी को अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ओके, लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आप अपने काम को भी, अगर बैक एक बार बार रह रही है तो आप थोड़े दिनों के लिए छुट्टी ले सकते हैं। आप अपने ऑफिस में बता सकते हैं कि मुझे 1 हफ्ते 10 दिन के लिए छुट्टी चाहिए ताकि मैं इस बैक एक को ठीक करूं। और इसमें काफ़ी हेल्प होता है, जब आप छुट्टी पर चले जाते हैं तो आप पूरे तरह से अपने आप को डेडिकेट करते हैं उस एक्सरसाइजेज में और उस पेन को वहाँ से निकलने में। कभी कभार बार बार आपके मसल्स में एक्यूट पेन होती है, इसका मतलब है कि आप इंजरी कर रहे हैं, आपसे इंजरी हो रही है और आपकी मसल्स बहुत टाइट हो जाती है। तो इसमें कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो जो डॉक्टर्स कॉमनली देते हैं, वो मसल रिलैक्सेंट है। बहुत कम समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए यूज करें, जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उसको आप फॉलो भी करें, लेकिन लंबा इस पर ना सोचें कि इसी के सहारे हमारी लाइफ चलेगी। सो इस तरह से आप स्पाइन को, जो पोस्चरल पेन है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी में। और इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना टाइम देना होता है, इसके पीछे आपको समय देना होता है, क्योंकि कॉमनली पोस्चरल पेन को हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं मानते अनटिल अनलेस ये पोस्चरल पेन किसी नई बीमारी में कन्वर्ट क्यों ना हो जाए। पोस्चरल पेन जो है, ये डायग्नोसिस किस तरह से करवाएंगे ये पेशेंट डिसाइड करे अपने लेवल पर। अदरवाइज फिजियोथेरेपिस्ट सफिशिएंट है इसके लोगों इसको डायग्नोज करने में। और इवन की फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरे भी रिकमेंड कर सकता है, एक्सरे रिकमेंड करता है तो ज़रूर उसको करवा लें। उसके कुछ व्यू होते हैं। होल स्पाइन बहुत ज़रूरी है एक्सरे में, पार्ट बाय पार्ट ना करवाएं, पूरा होल स्पाइन ही करवाएं, एपिलेटरल या एंड कुछ ऑब्लिक व्यू कभी कभार होते हैं कि ये देखा जाता है कि कहीं आपके कोई फेसेट ज्वाइंट, जो स्पाइन के एक ज्वाइंट है जो वर्टेब्रे के बीच में होता है, उसे फेसियल ज्वाइंट बोलते हैं, उनमें क्या तकलीफें आ रही है, कहीं आपकी अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं डेवलप हो रही है। क्योंकि पोस्चरल पेन अगर लंबे समय तक हो ना, तो आपको अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस या अर्ली डीजेनरेटिव बोन डिजीज स्टार्ट हो जाती है। इस तरह की अगर प्रॉब्लम आए आपके पोस्चर के पेन में और डायग्नोसिस हो जाए कि आप 30 साल के ही हैं और आपकी डीजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, कुछ ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इट्स इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ बोन। आपको पूरा कंसंट्रेशन ये रखना है कि हमारे शरीर में सूजन किन किन कारण से आती है, उस सूजन को कम करने का ख्याल रखना है। डाइट मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप इसमें डाइट को भी इंक्लूड करके आप अपने शरीर में जो सूजन है उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि डाइट बहुत हेल्प करता है आपके शरीर को ओवरऑल सूजन को कम करने में। मेडिसिन का अलग रोल है और वो करता ज़रूर है, क्योंकि वो टारगेटेड होता है कि आपको खास जगह पर सूजन हो रही है। क्योंकि जो सूजन होती है वो एक तरह से बॉडी में हिस्टामिन रिलीज के कारण से स्टार्ट होती है, तो हिस्टामिन रिलीज को ही वो मेडिसिन बंद कर देता है, तो आपकी सूजन नहीं होती। और सूजन एक तरह से प्रोटेक्शन होती है, बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है सूजन से। सो डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और अब अगर आपको अर्ली डायग्नोसिस होती है पोस्चरल पेन के साथ में डीजेनरेटिव बोन डिजीज़, तो आप बी केयरफुल, इसका ख्याल रखें और अपने ऊपर में काम करते रहें, रिव्यू करवाते रहें, और इसमें आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हो सकता है 1 महीने से 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए। आप इसको इंटरमीडिएट
फिजियोथेरेपी सेशन लेकर भी ठीक कर सकते हैं कि शुरू के 2 हफ्ते या 3 हफ्ते रेगुलर आ गए, उसके बाद आपने इसको ब्रेक करना शुरू कर दिया डेज़ को, हफ्ते में 2 डेज़ या 3 डेज़ आ गए और इसको आपने कंटिन्यू किया अगले 1 महीने तक। सो दिस इज ऑल अबाउट पोस्चरल बैक पेन। इसका ख्याल रखें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।